चलिए सारा ध्यान इधर, स्टार्ट कर रहे हैं, बीच में कोई बोलेगा नहीं, जब हम टॉपिक खत्म कर लेंगे फिर किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछेगा, ठीक है। देखिए सबका ज्यादातर जो कॉमन जो टॉपिक है वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना। देखो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जामिनर सोच के नहीं आता है कि हमें ये क्वेश्चन पूछना, ये क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होते हैं, वो आपसे दो तरीके से बात करता है। एक आपसे थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे बात करता है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हम लोग लगाते हैं उस पर बात करता है। तो आपने जब फाइल भी बनाई है तो उसमें आपने कुछ थ्योरी पार्ट लिखा है और कुछ आपने अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जिसको हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब बात करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में थ्योरेटिकल में आपने जो भी लिखा है, क्या क्या लिखा होगा, उसकी मीनिंग लिखे होंगे, फीचर्स लिखे होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा होगा, फिर उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हो सकते हो आपने लिखे हो, इंपॉर्टेंस लिखे हो, जिस हिसाब से आपने लिखा हो। जो फाइल में लिखा है आपने वही आप ज्यादातर प्रिपेयर करके जाइएगा, थ्योरी अच्छे से याद करके जाइएगा। थ्योरी में कुछ समझना नहीं है, जो है हम इंट्रोडक्शन चैप्टर का जब पढ़ाते हैं तो बता चुके हैं कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है, इनफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश क्या होता है, बाकी इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन है, वो सब आप अच्छे से अपना याद रखिएगा। प्रैक्टिकल में जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्या पूछा जाएगा वो हम समझा देते हैं। जो आप सवाल करते हैं वही पूछता है कि अगर ऐसा हुआ तो बताइए कहां पे शो करना है, ऐसा हुआ तो क्या होता है। शुरुआत में स्टार्टिंग में आपसे वो पूछ लेता है। स्टार्टिंग में वो पूछ लेते हैं कितने तरीके की एक्टिविटी होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, क्यों बनता है। तो वो सब हम आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, ज्यादातर पढ़ा चुके हैं। एक एक्टिविटी जो रह गई थी उसका हम इंट्रोडक्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन बता देते हैं। बाकी आपसे वहां न्यूमेरिकल कोई वो नहीं कहेगा कि इसको सॉल्व करके दिखाइए। कोई एग्जाम नहीं चल रहा वाला रिटर्न में कि आप ये वाला आंसर बताइए क्या आएगा, ये वाला आंसर बताएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो आपने फाइल में लिखा है उसको अच्छे से याद करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कैसा है। सबसे पहले तो आपको परफॉर्मा तैयार होना चाहिए। सबसे पहले तो परफॉर्मा है, ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट डेट पड़ती है पूरी। तीन तरीके की एक्टिविटी है, सबको पता है कौन कौन सी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आप उसने आपको कुछ पूछा क्वेश्चन में कि ये बताइए कहां पे शो करते हैं, ऑपरेटिंग में शो करते हैं कि इन्वेस्टिंग में शो करते हैं कि फाइनेंसिंग में शो करते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। वो अभी हम समझा भी देते हैं, अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो अभी ताजा ताजा याद भी रहेगा। अब जैसे पूछ लिया उसमें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो कहां पे शो करना, याद है सबको, कौन बताएगा। हाँ मुझना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अगर क्वेश्चन में है तो कहां पे शो करना। ऑपरेटिंग में दो पार्ट है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वाला, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट से पहले एडजस्टमेंट वाला। एडजस्टमेंट भी शो करना। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से वो आपसे कुछ चीजें दे के क्वेश्चन पूछेगा। हमने आपको कुछ लिखवाया होगा, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव के बारे में, वो पूछ सकता है कि इंटरेस्ट रिसीव अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो कहां पे शो होगा, इंटरेस्ट पेड दे रखा है तो कहां पे शो होगा। तो एक बार सब रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जगह खाली कर दो जरा आगे। देखिए इधर कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले जो होता है वो हमको चाहिए भाई, तीन तरीके की एक्टिविटी है हमारी। सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीन तरीके की एक्टिविटी है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन अगर पूछा कि बताइए एक्टिविटीज को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या फॉर्मेट में, तो आप क्या कहेंगे, नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वो कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। आपको याद होगा सबसे पहला जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने कहा था दो मेथड होते हैं। कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हम लोग जो मेथड सॉल्व करते हैं वो कौन सा करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। अभी बहुत से लोग बोल रहे होंगे डायरेक्ट, याद है स्टार्टिंग में घुमाया था हमने। हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो किससे सॉल्व करते हैं, इनडायरेक्ट से।
डायरेक्ट उसको खुद भी नहीं आता होगा, अगर आता भी होगा फिलहाल पूछेगा नहीं वो आपको, है ना। हेलो, हाँ जी, उस कॉल पड़ी थी, पता नहीं कितनी देर पहले मिलाया होगा। हम सुभान बोल रहा, पता नहीं भाई कब मिलाया था नंबर, किसी ने मिलाया हो कुछ कह नहीं सकते, किसी ने मिलाया होगा कुछ, मान याद नहीं कितनी देर पहले की है, याद नहीं, अब चलिए बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। चलिए ध्यान लगाइए इधर। सबसे पहले हमको चाहिए होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमको सबसे पहले सॉल्व करनी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले जो हमको चाहिए होता है वो चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टार्टिंग के जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सामने सामने दे रखा था। कभी अगर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बनी है, बैलेंस शीट का परफॉर्मेंस हमको मालूम है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके बाद शेयर होल्डर फंड में हमारा आता है क्या क्या चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, और तो अगर आपसे हो सकता हो वो आपको क्वेश्चन दिखाए, फाइल में से क्वेश्चन पूछता है, फाइल में एक बैलेंस शीट आपने बनाई होगी, क्वेश्चन उतारा जरूर होगा आपने, वो आपसे पूछेगा बताइए इसमें प्रॉफिट और लॉस कहां पे है, तो प्रॉफिट और लॉस रिजर्व एंड सरप्लस में छुपा हुआ होता है, हम आपको पहले बता चुके। तो ये जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा इसमें से आपको प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालना होगा, 2 साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, एक 2015 का दे रखा होगा, एक 2014 का दे रखा होगा, या एक करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर। यहाँ है 5 लाख रुपए और यहाँ है 7 लाख रुपए, बताइए डिफरेंस कितना है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख रुपए का। ये बात समझ में आई। उसके बाद यहां से हमने उठाया नेट प्रॉफिट। अब वो एग्जामिनर पूछेगा नेट प्रॉफिट में क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो ऐड करनी होती हैं, बताइए कौन कौन सी। प्रोविजन फॉर, अब मैंने ये लिखवा रखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कौन सा वाला, दो होते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, करंट ईयर वाला या प्रीवियस ईयर वाला, ये मैंने लिखवा रखा है करंट ईयर वाला। जो लिखवा रखा है जरा उसको ध्यान दिएगा, करंट ईयर वाला यहाँ पे ऐड करना है, और प्रीवियस ईयर का क्या करना है वो भी आगे बढ़ते हैं। एक चीज और ऐड करनी होती है, क्या ऐड करना होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है। एक चीज और ऐड करनी होती है वो है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रपोज डिविडेंड भी 2 साल का होता है, एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। हमको यहाँ पे कौन सा ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का पूरे क्वेश्चन में इग्नोर करना होता है, उसको ध्यान नहीं देना है, बात समझ में आ रही है। प्रीवियस ईयर का हमें यहाँ पे ऐड करना है, करंट ईयर का कोई काम नहीं। एग्जामिनर पूछेगा करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, बताइए कहां शो करेंगे, तो आपको बताना है प्रीवियस ईयर का शो करते हैं, करंट ईयर का शो नहीं करते। दूसरी बात, घबराने की जरूरत नहीं है, वहां देख के बहुत से लोग हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ये सब कुछ नहीं करना। वो आया या 2-4 मिनट की मुलाकात आपसे करे, क्या होगा, आंसर नहीं बता पाए, कोई जान थोड़ी ना ले लेगा आप। वाह भाई, अगर मेरे को बहुत से बहुत मार्क्स कट जाएंगे, 1-2 मार्क्स कट जाएंगे, फाइल तो दी है ना आपने, नंबर तो मिलेंगे। तो बहुत से लोग घबरा के आता भी होता तो भूल जाते हैं, उल्टा सीधा बताने लगते हैं। तो एकदम रिलैक्स होकर जाइएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, तो 3 चीजें हमको इसमें जोड़नी होती हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिविडेंड 2 तरीके के होते हैं, एक प्रपोज डिविडेंड होता है और एक इंटरिम डिविडेंड होता है। यहां मैंने सिर्फ प्रपोज डिविडेंड लिखा है, इंटरिम डिविडेंड भी ऐड होता है। देखो, एक प्रपोज शेयर कैपिटल 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों का मतलब पता है, एग्जामिनर ये भी पूछ लेता कभी कभी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में दोनों में क्या डिफरेंस है, बताओ भाई। इक्विटी बस सबको यही मालूम है वोटिंग राइट्स है, वोटिंग राइट्स नहीं है, इसके अलावा किसी को मालूम नहीं ऐसा लगता है। इक्विटी शेयर्स एक ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, आम जनता को दिए जा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं होते हैं, वो कंपनी के एम्प्लॉयज या कोई जो खास लोग होते हैं उनको दिया जाता है। तो प्रेफरेंस का मतलब उनको कुछ प्रियोरिटी दी जाती है, किसी चीज में प्रेफरेंस दिया जाता है। किस चीज में प्रेफरेंस दिया जाता है, डिविडेंड देने में प्रेफरेंस दिया जाता है। डिविडेंड का रेट उसका फिक्स रहता है, ठीक है, और इक्विटी शेयर का डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स नहीं होता है। साल में कंपनी की एक मीटिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं
एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि शेयर होल्ड इक्विटी शेयर वालों को कितना डिविडेंड दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड होता है जो डिसाइडेड है, तय हो चुका है देना है, और एक प्रपोज डिविडेंड होता है कि इतना हमें देना पड़ सकता है। बात समझ में आ गई? तो दोनों ही डिविडेंड हमको ऐड करने पड़ते हैं। बहुत रेयर होता है दोनों डिविडेंड हो, ज्यादातर आपको एक ही डिविडेंड मिलता है। तो जब ये तीनों चीजें हम ऐड कर देंगे तब हमारा यहां पे बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जब ये तीनों चीजें हम ऐड कर देंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है, उसको यहां पे हम लोग लिख देते हैं। कौन सी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं हम लोग? अब इससे अदिति बताइए हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक है? हाँ, ऑपरेटिंग। अब इसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। अभी मैंने चैप्टर हाल ही में पढ़ाया, एडजस्टमेंट में कुछ आइटम प्लस करने पड़ते हैं, कुछ आइटम माइनस करने पड़ते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं क्वेश्चन में ढूंढ के। उसके बाद कुछ आइटम प्लस कुछ माइनस। क्या प्लस क्या माइनस ये आपको याद करना है। अभी पूछ लीजिएगा किसी से क्या प्लस होना है क्या माइनस होना, समझने वाला हम आगे बता रहे हैं। यहाँ पे ऐड और लेस हमने आपको याद करवाया था, बहुत से लोगों को याद है ज्यादातर। वो आपसे पूछेगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में कौन कौन से आइटम प्लस होते हैं। बहुत से ज्यादा पूछ लेते हैं, कोई 3 आइटम बता दो प्लस होने वाले, कोई 3 आइटम बता दो माइनस होने वाले, या आइटम का नाम पूछ के वो बता पूछ लेते हैं आपसे ये कहां पे जाएगा, प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा, तो ये मालूम होना चाहिए। अब अदिति बताएगी। अदिति, जब हम लोग इसको जोड़ घटा लेते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉफिट निकल के आता है। क्या बोलते हैं उस प्रॉफिट को? जिसका नाम अदिति है वही बता दे। ये बात, तुम्हारा नाम अदिति क्या? हाँ बताओ। नेट प्रॉफिट, शाबाश। हाँ, अलिशबा, अलीबा, क्या नहीं अलिशबा। यहां पे निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, आधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है हमारी। अब इसके बाद हम लोग जो स्टेप शुरू करते हैं, अभी भी ऐड और लेस करना है। क्या चीज देखनी है हमको? अपनी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। वो पूछेगा एग्जामिनर कौन सी करंट लायबिलिटी को यहां पे हम लोग इग्नोर करते हैं, मतलब यहां पे यूज नहीं करते, तो बताएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट यहां पे शो नहीं होता, मैंने कहा था उसको भूल जाना। कौन सा एसेट है जो यहां पे हम लोग अवॉइड करते हैं? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बाकी मैंने आपको यहां समझा रखा है। यहां से जो लॉजिक लगाना है वो फायदे और नुकसान वाला लॉजिक लगाना है। जैसे करंट एसेट पिछले साल मैंने बताया आपको 2015 एक ईयर दे रखा है, 2014 एक ईयर दे रखा है। इन्वेंट्री पिछली बार 5 लाख की थी, इस बार 7 लाख की हो गई। बढ़ गई कम हो गई? बढ़ गई। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदे वाली चीजों को हमें लेस कर देना है, नुकसान वाली चीजों को ऐड। एक बस सिंपल सी चीज याद रखनी है, फायदे वाली चीजें लेस, नुकसान वाली चीजें तो प्लस, सॉरी माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री नहीं लिख रहा है, इंक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट अगर बढ़ गई तो फायदा, तो माइनस कर देना। ब्रैकेट वाइज वर्सा उल्टा कर दिए इसका। यहां पे 7 लाख है, यहां पे 5 लाख है, बताइए कम हो रही है, फायदा हो रहा है, नुकसान? नुकसान वाली चीजें डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट वाली कहानी तो पूरी हो गई। अब इसके बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी देखना है। करंट लायबिलिटी अगर जैसे मान लीजिए ट्रेड पेबल है, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 1 लाख, कम हो रही बढ़ रही? लायबिलिटी कम होना फायदा के नुकसान? फायदे वाली चीजें माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसी का उल्टा कर लो, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है नुकसान हो रहा है तो इंक्रीज इन करंट, जस्ट एसेट का उल्टा हो जाता है ना। फिर यहां पर जब पूरा हो जाएगा आंसर आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो भी हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का जो ऐड करा हुआ होता है, प्रीवियस ईयर का क्या कर देना है यहाँ पे, माइनस टैक्स पेड। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर वाला होता है वो हमको यहाँ पे माइनस करना होता है। फिर यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कभी ऐसा भी हो जाता है माइनस में आ रहा है तो क्या लिखते हैं, कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर माइनस में आ रहा है ना।
ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाती है हमारी। अब इसके बाद जो हम लोग कर रहे थे अभी तक, नेक्स्ट आता है हमारा कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ जी, जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आएंगे तो क्या चीज पे हमें ध्यान लगाना है, अपनी नॉन करंट एसेट को देखना है। करंट एसेट का काम हम ऊपर कर चुके हैं ऑपरेटिंग में, अब हमको देखना है नॉन करंट एसेट। अब यहाँ पे फायदा और नुकसान नहीं देखना, बस इतना देखना है कि इस चीज से हमारे पास पैसा आया होगा कि इस चीज से पैसा गया होगा। अगर आपने कोई एसेट खरीदी है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है मशीनरी, ये 2015 ईयर है, ये 2014 ईयर है, यहां लिखा है 5 लाख, यहां लिखा है 7 लाख। क्या नजर आ रहा है, वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई। ये बड़ी वैल्यू कैसे शो हो रही है, जब हमने कोई एसेट खरीदी होगी तो वैल्यू क्या हो गई होगी, और जब हम कुछ खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा, और पैसा जाएगा तो माइनस करना है, आएगा तो प्लस करना है। यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगाना है, आया तो प्लस, गया तो माइनस। तो यहाँ पे तुमको इसरा क्या दिख रहा है, 2 लाख रुपए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बताओ प्लस करना है कि माइनस करना है, वैल्यू 2 लाख बढ़ गई, पैसा आया होगा गया होगा। मशीनरी 5 लाख की थी, 7 लाख की हो गई, बढ़ गई 2 लाख। 2 लाख कैसे बढ़ गई, जब हमने खरीदा होगा कि बेचा होगा, बेचा होगा। क्या होगा, क्या बोल रही हो, खरीदा होगा बेचा होगा, बेचा होगा। अच्छा, बेचने पे चीज की वैल्यू कम हो जाएगी। मेरे पास 5 लाख का सोना था, अब 7 लाख का सोना हो गया, तो 2 लाख का सोना और बेच दिया कि 2 लाख का और खरीद लिया है। छोटी सी चीज है, 5 लाख का सोना था, अब 7 लाख का हो गया। बताओ हमने क्या करा, 2 लाख का सोना इस साल और खरीदा कि बेच दिया, खरीद लिया। समझ में आ गया, सोने से सोना है, नींद तो बहुत तेज आ रही तुम्हें। हाँ, तो 2 लाख रुपए आए होंगे गए होंगे, जब हम कुछ खरीदेंगे पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा तो माइनस, आएगा तो प्लस। एक चीज जो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है, जो कंफ्यूजन वाली है, कभी यहां आती है कभी ऑपरेटिंग में आती है, और वो है गुडविल। ध्यान लगाइए इधर, पिछली बार वैल्यू थी 5 लाख की, इस बार हो गई 6 लाख की। बताओ वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, यानी गुडविल हमने परचेज करी है। जब आप गुडविल परचेज करेंगे तो पैसा आपके पास आ रहा हो, कुछ भी परचेज करोगे, कुछ खरीदोगे, बाहर से चिप्स का पैकेट भी खरीदोगे तो पैसे क्या होंगे, आएंगे कि जाएंगे, जाएंगे। जोरिया के हिसाब से तो इसरा के हिसाब से तो आ रहे होंगे ना, माल भी ले लिया उससे और पैसा भी उल्टा ले लिए। हाँ जी, तो 5 लाख से 6 लाख पैसा आया कि गया, गया। माइनस करेंगे प्लस करेंगे, कितने रुपए, 6 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख। दूसरी चीज, फिर से गुडविल लिख दिया हमने, यहां लिखा है 4 लाख, यहां लिखा है 3 लाख। बताइए वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि सेल ऑफ गुडविल हुई, ये गुडविल रिटर्न ऑफ है, यहां पे नहीं आएगी। गुडविल कम हो रही है तो यहां नहीं आएगी, बढ़ रही है तो यहां आएगी। कम हो रही होगी तो वो आपने ऑपरेटिंग में याद किया होगा, गुडविल एमोर्टाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज एसेट याद करा कि नहीं करा, उसमें पहला आइटम था गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ को मतलब हमने हटा लिया, वहां से कम कर लिया, तो ये 1 लाख रुपए वहां पे शो होंगे, यहाँ पे शो नहीं होंगे। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। तो हमारी ये एक्टिविटी तो हो जाती है इन्वेस्टिंग वाली। दो चीजें और हैं जो नॉन करेंट एसेट का पार्ट तो नहीं है पर उससे रिलेटेड है, एसेट में नहीं शो होता, वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। दो चीजें याद रखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। जब आप रिसीव करेंगे पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा, आएगा तो क्या करना है, प्लस। अब इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, जब हम पेड कर रहे होंगे आएगा कि जाएगा, जाएगा, पर यहां पे नहीं आता है। रिसीव्ड वाला पोर्शन यहां पे आता है, पेड वाला पोर्शन यहां पे नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। समझ में आती है सबको बात। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमारी पूरी हो जाएगी, इसमें बस सिंपल सा एक फंडा लगाना है, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस में सेल ऑफ नॉन करंट एसेट प्लस में इंटरेस्ट रिसीव्ड
और डिविडेंड रिसीव्ड, उसके बाद रेंट रिसीव्ड एक और होता है। ये आइटम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो आपसे पूछे तो आप सीधा सीधा ये बता दिएगा, ठीक है ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इसी में आएंगे, नॉन करंट एसेट में, याद रखिएगा। अब लास्ट पार्ट हमारा है कैश फ्लो का, वो है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग हमने समझ लिया, पहले एडजस्टमेंट वाले आइटम समझ लिए, फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी उसमें सीख ली। नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाती है। अब बात आती है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की, वो किधर आएगी वो समझना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या आइटम शो करेंगे, इधर ध्यान लगाइए। एक हम लोग शो करते हैं शेयर कैपिटल, दूसरा हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दो आइटम को ध्यान रखिएगा, एक शेयर कैपिटल और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शेयर कैपिटल दो तरीके की होती है, कौन कौन सी? एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग दो चीजें देखेंगे, एक इक्विटी शेयर देखेंगे, मतलब शेयर कैपिटल देखेंगे, और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखेंगे। एक आइटम और है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए ध्यान लगाइए। अब यहाँ पे देख के क्या करना है उसको, क्या चीज प्लस होगी क्या चीज माइनस होगी। यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाना है, पैसा आया तो प्लस, गया तो माइनस। कैसे पता चलेगा कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अब आप सोच के बताइए, हमने आपको शेयर डिवेंचर सब पढ़ाया हुआ है। अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं, कंपनी के मालिक हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, और आप शेयर जब मार्केट में बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है कि चला जाता है? तो जब शेयर इशू करे जाएंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा। और पैसा आएगा तो मैंने क्या बताया, हेलो, हाँ वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, चलिए छोड़ दिया, छोड़ दिया, रहने दो, ठीक है। हाँ जी, शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। आएगा तो प्लस, जाएगा तो। आपने पढ़ा होगा डिवेंचर वाला चैप्टर, हम लोग डिवेंचर बेचते थे तो पैसा क्या होता था, आता था कि चला जाता था? आता था। अच्छा, जब डिवेंचर को रिडीम करते थे तब क्या होता था, पैसा चला जाता था। तो जब जाएगा तो माइनस, आएगा तो प्लस। अब यहां पर बैलेंस शीट जब होती है तो उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे मिलते हैं, सिंपल होता है। इक्विटी शेयर्स मान लिए यहां पे, पिछली बार थे 1.5 लाख के, इस बार हो गए 2 लाख के। शेयर की वैल्यू क्या नजर आ रही, बढ़ती हुई कम होती हुई? बढ़ इसलिए गई क्योंकि मार्केट में हमने शेयर और बेचे होंगे। कितने के शेयर और बेचे? 50,000 रुपए मेरे पास आए, और ये जो 50,000 होते हैं ये पार वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिए। बैलेंस शीट के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो पार वैल्यू होगी। आपको ये भी मालूम है शेयर का भी हम प्रीमियम पे भी इशू करते हैं, डिवेंचर प्रीमियम पे इशू करे जा सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू करे जा सकते हैं, रिडीम भी जो करते हैं वो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, इस तरीके से करते हैं ना। अच्छा, तो ये 50,000 रुपए हमारे पास पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं तो क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है डिवेंचर, इधर ध्यान लगाइए। यहाँ लिखा है डिवेंचर, पिछली बार 1 लाख थे, इस बार दिखा रहा है 2 लाख के। क्या नजर आ रहा है आपको, वैल्यू बढ़ रही कम हो रही है? हमने जब डिवेंचर और इशू करे होंगे तो मेरे पास पैसा आया होगा, आया हो तो प्लस, गया हो तो। पिछली बार एक डिवेंचर और है, पिछली बार 1 लाख, इस बार क्या है, डैश लगा, यानी कि वो चीज 0 है। तो बताओ वैल्यू कम होती नजर आ रही है कि बढ़ती हुई नजर आ रही है? कम कैसे हो गई, जब हमने, ये डिवेंचर उधार है, उधार को जब चुका दिया आपने, किसी को पैसा वापस कर दिया, तो पैसा आया कि गया? गया। जब जाएगा तो क्या करना है, माइनस कर देना। बात समझ में आ गई? तो ये चीज हमारी माइनस में चली जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे यहाँ लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, यहाँ 20,000 और यहाँ 15,000, क्या नजर आ रहा, बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया। तो क्या करना है, प्लस में। इसी का उल्टा कर दो, यहाँ मान लिए 15,000 और यहाँ कितना है, 20,000, क्या नजर आ रहा है, कम हो गया, यानी कि आपने लोन एक
बैंक ओवरड्राफ्ट लोन होता है, ये आपने चुकाया तो पैसा आया कि गया? गया। अच्छा, अब वहां पे दो चीजें और लिखी है, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। पेड का मतलब पैसा आना कि जाना? जाएगा। तो अब यहां पे जब दोनों चीजें मेरे पास से जा रही हैं तो पैसा प्लस कर देना कि माइनस कर देना? और अगर लिखा इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, तब क्या करना है? इन्वेस्टिंग। अब जो मेरी बात ध्यान से सुन रहा है उसको मालूम है वो इन्वेस्टिंग में आना। ठीक है, मोबाइल में लगे हैं। समझ में आ गई बात सबको? तो इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सॉरी इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, वो यहां पे आएगा फाइनेंसिंग में, और रिसीव वाला किधर आएगा? इन्वेस्टिंग। ये बात समझ में आई? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कोई आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होंगे जो वहां पे एग्जामिनर पूछेगा। दो चीजों से क्वेश्चन बनते हैं, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जो भी आपने थ्योरी में लिखा है वो सब आपको याद करना है, उसकी मीनिंग, उसका कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है, जो जो चीजें आपने लिखी है वो सब याद करिए। प्रैक्टिकल पोर्शन मैंने आपको बता दिया, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल से ही पूछा जाता है। हो सकता है आपसे दोनों से पूछे, हो सकता है किसी एक चीज से पूछे, थ्योरी से पूछ ले या प्रैक्टिकल से पूछ ले, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई माइंडसेट नहीं करके आता कि क्या पूछ रहा है वहां पे, ना कोई क्वेश्चन बने हुए हैं स्पेसिफिक। ठीक है, ये कैश फ्लो हो गया। नेक्स्ट चैप्टर दूसरा है सबका ज्यादातर, पार्टनरशिप। ध्यान लगाइए, इधर वीडियो बन रही है, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, भूल जाइएगा फिर से देख देंगे। ठीक है, इधर देखिए। अब जब बात आती है पार्टनरशिप की, है आसान ये भी, पर इसमें है कि अगर कंपैरेटिव कॉमन साइज होता तो ज्यादा सही रहता है, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन बनते नहीं है, बस एक कैसे कैलकुलेशन होगी वो पूछना है, उसकी थ्योरी भी इजी होती है। बहरहाल जिनका पार्टनरशिप है वो सुन लें, मीनिंग क्या है, वही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसमें भी, इसकी तो पहले थ्योरी तैयार करनी है, और प्रैक्टिकल में क्या चीजें पूछी जाएंगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, हो सकता है कुछ कुछ एग्जामिनर पूछ लेते हैं, एडमिशन क्या होता है, रिटायरमेंट क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है। अब तक सबने पढ़ा है, हमारा पार्टनरशिप पढ़ी भी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मालूम है सबको? जो पार्टनर्स में आपस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है वही पार्टनरशिप डीड होती है। अगर इसको राइटिंग में कर ले तो वो हमारा पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी होता है। ये कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड आपस में दोनों में रिटन में हो, रिटन में है तो बेनिफिट है, ओरली है तो नुकसान है उसके बहुत सारे। बात समझ में आ गई? फिर आपसे पूछ सकता है, जनरल एंट्री पूछ सकता है कि इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, पढ़ी किसी ने? बताइए। दो पार्टनर है ए और बी, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटल लेके आ रहे हैं। हाँ इनवा बताओ। हम क्या बताएं सर, आजकल हम कहीं और हैं, हम क्या बताएं आपको सर? हमें मालूम था आज तुम आओगी जरूर, आज की बात नहीं आओगे ये भी मालूम है। अरे अब कहाँ टाइम बचा तुम्हारे पास, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। हाँ जी बताइए जैनब, क्या क्वेश्चन करोगी कल? वो कहेगा ए और बी कैपिटल लेके आ रहे हैं, क्या एंट्री है? अरे हमने एडमिशन में लिखवाया है ना, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, गुडविल हटा दो उसमें से, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, हो गया, गुडविल मत लिख देना वहां पे, ये नहीं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू बीएफजी करके बोल दिया। अच्छा, इसमें जो जनरल एंट्री मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन में सिखाई होंगी, आपसे पूछा जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीजें शो होती हैं, तो आपको पूरा परफॉर्मा पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बाय प्रॉफिट और लॉस करके एक प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा होता है, वो यहाँ पे लिखा जाता है। वो प्रॉफिट कहां से आता है? पीएल अकाउंट से। तो यहाँ पे एक चीज लिखते हैं, हाँ जी, इन ड्रॉइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखते हैं पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, एक चीज और आ सकती है वो है जनरल रिजर्व। जोड़ घटा के जो प्रॉफिट आता है उसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोला जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स के अकाउंट में पोस्टिंग हो जाती है। हर एक की जनरल एंट्री मालूम होनी चाहिए। अब वो पूछेगा, हमने आपको जनरल एंट्री बता रखी है स्टार्टिंग में, ये कौन सा अकाउंट है, तो कैसे एंट्री पोस्ट करनी है, इधर वाली याद है कि नहीं याद है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को भेज देते हैं। ठीक है, नहीं हो तो एक बार देखिएगा उसमें। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का तरीका, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने का तरीका, हाँ पूछे? याद है? नींद अभी भी आ रही है जबरदस्त वाली एकदम। हाँ तुम बताओ।
अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है, यही कौन बताता है? अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है, इंटरेस्ट की परसेंटेज गिवन नहीं है, तो सना कितने परसेंट चार्ज होगा? 6%? पक्का? तुम बताओ। 6%? क्या पड़ा है? 6%? आप बताइए। सब 6% कह रहे हैं, गिलौती ये कह रही है, एक और कह रही है कि जो इंटरेस्ट ही नहीं चार्ज होगा, अकाउंट नहीं आ गए, नया बता दिया। 6% वो कह रही है अल्लाह चार्ज ही नहीं होगा, हालांकि लीक हट की बात कर रहे हैं। तुम सना बताओ। 6%? गलत जवाब। इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल मेंशन नहीं होगा। आपने मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं। हमने कहा पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है, दिया नहीं है, बार बार हमने बताया था। पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है तो उसकी परसेंटेज जरूर मेंशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं चार्ज करेंगे। हाँ, अगर पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को तो परसेंटेज मेंशन नहीं है, तब कितना परसेंटेज देना है? 6%। याद रखिएगा, लोन लेना अलग होता है, देना अलग होता है। तो वहीं पे घबरा जाओगे, यहीं पे घबरा गए तो वहां पता नहीं क्या होगा। वहां सोना नहीं मैडम, यार कहीं हो रही हो आप, तुम और एक ये नींद नहीं पूरी होती है। कौन है कौन? आतिफ कह रही है हमारे मतलब का नहीं, हम सोने दो हमको। चलिए तो ध्यान लगाइए। तो इसमें आपको बस बेसिकली जनरल एंट्री मालूम होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको याद होगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, ये सब लिखवाया, ये सब चीजें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये पार्टनरशिप वाला टॉपिक में कुछ खास दम नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट क्या बचा और क्या है? हाँ, तो उतना नहीं पूछेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पूछा जाए, एक ओपनिंग कैपिटल होती है, क्लोजिंग कैपिटल होती है। अगर पूछा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकाला जाता है, तो आप बताएंगे ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, क्लोजिंग पे नहीं निकाला जाता। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये हो गया पार्टनरशिप हमारी। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पार्टनरशिप का भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। अब कौन सा टॉपिक बचा? कॉमन साइज कंपैरेटिव बताया, तुम लोग का तो है नहीं, तुम्हारा रेशियो खाली, वो बता देते हैं, रेशियो में खाली फॉर्मूले और कुछ नहीं। सबसे टफ तुम्हारा पड़ेगा। हो गया भैया, जितने भी पार्टनरशिप और वाले हैं वो जा सकते हैं, थोड़ी कोचिंग हल्की करें। पार्टनरशिप वाले हैं वो निकलने यहां से बहुत तेज, वो उसके ऊपर है यार, वो उसके ऊपर है, वो कोई तय नहीं है। जिसका लास्ट में रोल नंबर है वो जल्दी छूट जाएगा, जिसका पहला है वो तबीयत से पूछा जाएगा उससे। वाला नहीं, अल्फाबेटिक और इसके हिसाब से नहीं, उनका रोल नंबर अलग होगा बोर्ड का। वीडियो डालना जो शुरू का छोटा वो देख लेना, लिंक शेयर कर देंगे जो तुमने लिखा है फाइल में, चैप्टर के स्टार्टिंग में बस। हाँ हाँ, और क्या, ये पढ़ लेना, नहीं पढ़ लेना, जो भी टॉपिक है उसकी थोड़ी वो पढ़ लेना, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। भैया जल्दी, ए खाली करो, मछली मंडी ना बनाओ, चलो भाभी यहाँ से। कॉमन साइज कंपैरेटिव वाले बैठेंगे, रेशियो खाली फॉर्मूले फॉर्मूले पढ़े, मीनिंग तो रेशियो कंपैरिजन के लिए बनता है, उसमें कुछ नहीं खास, स्टार्टिंग थोड़ी पढ़ना, बैठो बता दे रहे हैं। यूसुफ बता रहे हैं, परेशान ना हो, 5 मिनट दो बस, 5 मिनट खत्म हो जाएंगे। कर लोगे? कुछ पूछना तो नहीं है, कर लोगे? बाकी बस एंट्रीज कर लो, एंट्रीज कर लो, मेथड कर लो, कितने मेथड है, हाँ बस वो याद कर लो। पूछेगा क्यों नहीं, पूछ भी सकता है। लॉस में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री है? अब पूछो, रुक जाओ, पहले इधर खत्म कर रहे हैं उसके बाद। इधर देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इनके पास है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और एक है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। थ्योरी जो आपने लिखी है वो इसमें याद होनी चाहिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज में जो थ्योरी आपने लिखी है वो अच्छे से याद होनी चाहिए, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन जो भी है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, एक बैलेंस शीट का स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, और एक हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट और लॉस। कॉमन साइज में भी यही बनता है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और एक होता है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें भी कोई क्वेश्चन में दब नहीं है, क्योंकि जब आप सवाल कितने लोगों ने पढ़ा कंपैरेटिव कॉमन साइज? यहाँ पे सबने पढ़ा है, पढ़ा हुआ है। उसमें आपसे बस ये पूछेगा ये वैल्यू कैसे निकल के आ रही है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये पूछेगा, ये 4 कॉलम होते हैं, ये क्वेश्चन में 2 दे रखे होते हैं, 2015 2014। फिर उसके बाद यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज इंक्रीज, और वो पूछेगा यहाँ पे ये वैल्यू कैसे निकल के आ रही है। तो आप बताएंगे यहाँ 5 लाख है, मान ली यहाँ 7 लाख है, तो कितनी चेंज हो गई? 2 लाख पूछ लेगा। यहाँ परसेंटेज निकालनी है इसकी, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। वो पूछेगा यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकाला जाता है। तो हमने एक फॉर्मूला ही बताया, ए बी सी और डी, डी इक्वल टू सी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देना मल्टीप्लाइड बाय 100। जो नीचे हम लोग रखते हैं इसको बोलते हैं बेस। वो पूछेगा किसको हम लोग बेस मानते हैं, परसेंटेज जब निकालते हैं तो बेस किसको मानते हैं। तो आप बताएंगे जो बी वाला कॉलम होता है, यानी प्रीवियस ईयर जो अमाउंट होता है, उसको हम लोग बेस मानते हैं। बैलेंस शीट का परफॉर्मा याद होना चाहिए कि शेयर कैपिटल कितने कितने तरीके की होती है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। बैलेंस शीट का परफॉर्मा सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी हमने याद कराया था आपको, वो याद कर लिया, फिर तो ये आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का परफॉर्मा ये होता है, ये 4 कॉलम तो वैसे ही होते हैं, 2015 2014, फिर परसेंटेज 2014 की निकलेगी, ओ सॉरी एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज इंक्रीज, ये 4 कॉलम तो वैसे ही है। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद है कि नहीं याद है? भूल गए? आवाज याद है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, उसके बाद सेकंड में अदर इनकम होती है, जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा टोटल रेवेन्यू। उसके बाद एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो ये पूरा परफॉर्मा दे रखा होगा किताब में, देख लेना, प्रॉफिट आ जाएगा। मेन आपको ये वैल्यू पूछा जाएगा, कैसे निकाली जाती है वो निकाल ली जाएगी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये कम से कम हमारे पास 2 साल होने चाहिए, एक करंट ईयर एक प्रीवियस ईयर। 2 साल का नहीं होता है तो 2 कंपनीज का हो सकता है। मान लो ये ए कंपनी है और ये कौन सी कंपनी है? बी। ये भी यहाँ भी 2015, यहाँ भी 2015, पर ये कंपनी अलग अलग हो गई, तो एक कंपनी दूसरे कंपनी से भी अपना कंपेयर कर सकती है। फिर इसके बाद अब आता है हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी हमारे पास एक 2015 ईयर, 2014, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज ही बनता है, इसी की परसेंटेज 2015 और फिर 2014। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले जब हमारा होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके बाद शेयर होल्डर फंड, उस शेयर होल्डर फंड के बाद शेयर कैपिटल, और ऐसे करते यहाँ पे एक टोटल आता है और फिर नीचे टोटल आ जाता है। ये टोटल लायबिलिटी का होता है, ये टोटल एसेट का होता है हमारा, पर यहाँ और यहाँ का टोटल बराबर होता है, ये सबको मालूम है। ये 2 साल दे रखे होंगे आपको, ये वाली परसेंटेज निकालनी है। मान लो शेयर कैपिटल की वैल्यू है 2 लाख और यहाँ टोटल वैल्यू है 10 लाख। अब वो पूछेगा बताइए 2015 की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो वहां पे तो हम निकाल लेते सी अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय 100 करके निकाल लेते। यहां पे आपको करना क्या है, पहले ये वाला कॉलम निकालेंगे। कैसे? ये वैल्यू है, इसकी परसेंटेज निकालनी है हमको। कैसे निकालेंगे? यहां पे जो वैल्यू है 2 लाख, इसकी परसेंटेज बताएंगे, तो बेस जो मानेंगे वो टोटल को मानेंगे। टोटल जो हमारा 10 लाख है डिवाइड कर देंगे 10 लाख से मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर मान लो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी वैल्यू होगी उसको टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, बस इतना काम करना। जब 14 का निकालेंगे तो यहाँ की जो वैल्यू होगी यहाँ का जो टोटल होगा, मान लो यहाँ का टोटल है 8 लाख और यहाँ की वैल्यू है 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कॉमन साइज में एक बात याद रखिएगा, जरूरी नहीं है 2 साल का हो। अच्छा, अगर 2015 ईयर दे रखा तो क्या 2015 की परसेंटेज नहीं आ सकती? तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है 2 साल हो, पर कंपैरेटिव के लिए 2 साल होना जरूरी है। जब रेवेन्यू वो बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड पे क्या होता है अदर इनकम, तो यहां पे क्या हो जाता है टोटल रेवेन्यू, फिर नीचे एक्सपेंसेस होते हैं। मान लो एक्सपेंस है 2 लाख, अब यहां तो कोई बैलेंस शीट का टोटल नहीं है, तो 2 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? आरएफओ से, टोटल रेवेन्यू से नहीं। वो पूछेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल कॉमन साइज का अगर हम बना रहे हैं तो बेस किसको मानते हैं? तो आप बताएंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? गुडविल किसका था यार?
तुम्हारा था, ग्रुप में खाली तो मेथड है और फॉर्मूला और कुछ नहीं। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है भाई, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक बार देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन देख लिएगा हो जाएगा। हर एक के दो दो तीन तीन पढ़ लो, ठीक है।